अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी तवील अरसे के बाद बन रही है। मुझे तो ये बड़ा तवील अरसा लगता है क्योंकि इस अरसे में मैं आप लोगों से बड़ा दूर रहा हूँ और मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया। ठीक है। लेकिन ये अरसा जो है तकरीबन हाफ मंथ से 1 मंथ के दरमियान है। यानी 15 से 20 दिन शायद हो गए हैं कि मुझे वीडियो बनाए हुए। और ये मुझे बड़ा तवील अरसा लग रहा है। ये वाकई एक बड़ा तवील अरसा है। कोई बात नहीं, ठीक है। हमने जो है वो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था इब्ने सफ़ी का। इब्ने सफ़ी का पहला नावल जो था वो मैंने कम्प्लीटली काफ़ी मतलब पार्ट्स में पढ़कर तो यूट्यूब के ऊपर सेव ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है। तो आज हम इब्ने सफ़ी का जो नावल नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस नावल के बारे में मैं बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी कुछ नहीं जानता। ये नावल मेरे सामने ओपन हुआ हुआ है। ठीक है। तो हम इस नावल को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि हाँ, इस नावल के अंदर क्या क्या है। ठीक है। और कर्नल फरीदी जो है वो वर्ल्ड फेमस एक करेक्टर है। ठीक है। और वर्ल्ड फेमस भी नहीं कह सकते हैं, वर्ल्ड फेमस, क्योंकि उनको पढ़ने वाले लोग भी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मौजूद हैं। ठीक है। और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं तो वो तो कर्नल फरीदी जो है वो उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ठीक है। इस नावल्स इस करेक्टर से। और इनके जो लिखने वाले हैं इब्ने सफ़ी, उनसे भी वाकिफ़ हैं। उनका असल नाम असरार अहमद है। ठीक है। तो उनके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये उनका नावल नंबर 2 है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं इब्ने सफ़ी का ये जो नावल नंबर 2 है इसको पढ़ने लगा हूँ। और इस नावल के मुतालिक एक बात जो मुझे अभी तक पता है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस नावल का जो नाम है दैट इज़ जंगल में फ़ायर। ठीक है। ये जंगल में फ़ायर मतलब गोली चलने की आवाज़ जो होती है उसको फ़ायर कहते हैं। ठीक है। तो जंगल में फ़ायर, तो ये उसका नावल का नाम है। एक्चुअली नावल का नाम नहीं है, ये उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और नावल का जो पहला नाम है मतलब नावल का जो नाम है वो है खौफनाक जंगल। ठीक है। तो ये मुझे अब याद आया है कि जंगल में फ़ायर चैप्टर का नाम है। ठीक है। लेकिन जो नावल का नाम है दैट इज़ खौफनाक जंगल। तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसको मैं रीड करने लगा हूँ। आप भी मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए हमारी नफ्सियात के सीखने के लिए क्या क्या मौजूद है। तो जो कब मैं पढ़ूँगा तो उसके साथ साथ बहुत से लोगों के जहनों में जो दरवाज़े होंगे, बंद दरवाज़े, वो सोच के बंद दरवाज़े वो खुलते जाएंगे। और हम देखेंगे कि ये जंगल में फ़ायर क्या चीज़ है और इसको किस तरह से इब्ने सफ़ी साहब ने लिखा है और क्या इसमें बताया गया है और कर्नल फरीदी का इसमें रोल क्या है और कर्नल फरीदी ये केस किस तरह से सॉल्व करते हैं खौफनाक जंगल का। ठीक है। सो मी टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड यू टू माई फेस और माउथ, कि मैं क्या आप लोगों से बोलने लगा हूँ और क्या आप लोगों से बात करने लगा हूँ। सो ओवर टू द लैपटॉप स्क्रीन। जंगल में फ़ायर। जी, गर्मियों की एक तारीख रात थी। कोतवाली इंस्पेक्टर सुधीर घंटों करवटें बदलने के बाद बमुश्किल आधा घंटा सोए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई? वो झुलाते हुए बोले। क्या बताऊं साहब, अजीब मुसीबत में जान है। शायद फिर कोई कत्ल हो गया है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। शायद कत्ल हो गया है, क्या मतलब? एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर इत्तला देने आया है। इस वक्त धर्मपुर के जंगलों में इस आदमी का क्या काम? मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे। इंस्पेक्टर सुधीर ने शब ख्वाबी का लिबादा उतारते हुए कहा। मैंने उससे सवालात नहीं किए, सीधा यहाँ चला आया, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। दोनों तेज़ कदमों से चलते हुए दफ्तर पहुंचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने इत्तला लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। वो एक होश पोश नौजवान था। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। टाई की गिरह ढीली होकर कॉलर तक नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई गर्द से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दूर का सफ़र करके आ रहा है। उसकी सांस अभी तक फूल रही थी। क्यों साहब, क्या बात है? सुधीर ने कड़े लहजे में पूछा।
मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देख कर आ रहा हूँ, उसने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। ठीक है। लेकिन आप इस वक्त धर्मपुर के जंगल में क्या कर रहे थे? सुधीर ने कहा, मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। जलालपुर से? जलालपुर यहाँ से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। अ, आप किस सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड से पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैंने सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखी। उसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, कितना भयानक मंजर था, मैं ज़िंदगी भर ना भुला सकूंगा। तो आप जलालपुर में रहते हैं? जी नहीं, मैं यहीं इसी शहर में रहता हूँ। एक दोस्त से मिलने जलालपुर गया था। तो इतनी रात गए वहाँ से वापसी की क्या ज़रूरत पेश आई? जनाब वाला, ये कत्ल खुद करके मैं आपको इतला देने नहीं आया। अजनबी ने कदर झुंझुला कर कहा। ठीक है। मैंने एक लाश देखी और उसके शहरी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज समझा के इतला दे दूँ। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, सुधीर ने संजीदगी से कहा। मैं भी अपना फ़र्ज़ ही अदा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? उफ़ मेरे खुदा, मैंने यहाँ आकर सख्त गलती की, अजनबी ने कदरे परेशानी के लहजे में कहा। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूँगा। चलना तो पड़ेगा ही। खैर अच्छा, आप बहुत ज़्यादा परेशान मालूम होते हैं, फिर सही। दारोगा जी ने ज़रा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को दारोगा जी ज़रा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को तैयार कर लीजिए। इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो उसे भी बुलवा लीजिए। थोड़ी देर बाद पुलिस की लारी पीटर रोड पर धर्मपुरा की तरफ जा रही थी। रात हद दर्जा तारीख थी। सन्नाटे में लारी की आवाज़ ऐसे मालूम हो रही थी जैसे बेशुमार खबीस अरवाह एक साथ मिलकर चीख रही हूँ। लारी के बल्कि लैंपों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के मोड़ से तकरीबन 2 फरलांग इधर ही एक बड़ा सा दरख्त सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। अरे ये क्या? अजनबी चौंक कर बोला। लारी दरख्त के पास आकर रुक गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि अभी आधा घंटा कबल जब मैं इस जगह से गुजरा हूँ तो ये दरख्त यहाँ नहीं था, अजनबी ने परेशान लहजे में कहा। सब लोग लारी से उतर आए। आप भी कमाल करते हैं, आपकी बात पर किसे यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ है कि दरख्त काटा गया है और आधे घंटे में इतने मोटे तने वाले दरख्त का काट डालना आसान काम नहीं है। आप भी कमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं भी आपसे क्या अर्ज़ करूं? अजनबी ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा। खैर ये बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज़ लहजे में बोला। आप अब वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फरलॉन्ग, अजनबी ने जवाब दिया। लारी वहीं छोड़कर ये पार्टी टार्च की रोशनी में आगे बढ़ी। तारीख सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज़ से गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अजनबी ने चलते चलते कहा और रुक गया। क्यों, क्या बात है? कोतवाली इंचार्ज बोला। कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। अरे मिस्टर, तुम्हारा क्या मतलब है? कोतवाली इंचार्ज ने गरज कर कहा। मैंने वो लाश यहीं देखी थी। मगर क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है सरकार, यहाँ भूत प्रेत भी बकसरत रहते हैं, एक कांस्टेबल ने मुनमुनाई हुई आवाज़ में कहा। ठीक है। बको मत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। इसका गुस्सा अपनी इंतहाई मंजिलें तय कर रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, अजनबी गुलूगीर आवाज़ में बोला। जैसे गले में एक एक सैड सा साउंड होता है ना, गुलूगीर आवाज़ में बोला। ठीक है। गुलू गले को कहते हैं और गीर का मतलब है गुलूगीर, गले के अंदर रह जाने वाली एक सैड साउंड। ठीक है। अम, अच्छा जी। अभी कहाँ, अब फंसेंगे आप मुश्किल में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। खामखा परेशान किया। क्या तुमने रुक कर करीब से लाश देखी थी? जी हाँ, उसके सीने से खून उबल रहा था। अजीब लाश थी, कहीं ज़मीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता। कोतवाली इंचार्ज झुक कर टार्च की रोशनी में ज़मीन को गौर से देखते हुए कहा। मैं कसम खाकर, अरे बस बस रहने दो, खामखा वक्त बर्बाद कर दिया, कोतवाली इंचार्ज ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं कहता हूँ सरकार, भूत। अच्छा, ठाण, अचानक फायर की आवाज़ ने सबको बौखला दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल के केस पर ही था कि दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, चौथा। अब ऐसे मालूम हो रहा था जैसे बहुत से आदमी बैक वक्त बंदूकें चला रहे हों। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल
निकाल कर दरख्तों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी से वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे भी फायर होना शुरू हो गए थे। दफतन एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी और एक सिपाही लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। ये लोग बदिक्कत तमाम लारी तक पहुंच गए। जिस वक्त ड्राइवर लारी बैक कर रहा था, करीब ही से दोबारा फायर होना शुरू हो गए। लारी तेज़ रफ्तारी से शहर की तरफ जा रही थी। फायर अब तक सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी, वो सीट पर पड़ा कराह रहा था। लेकिन वो कहाँ गया? सब इंस्पेक्टर ने भराई हुई आवाज़ में कहा। जहन्नुम में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। मुझसे ज़्यादा अहमक शायद रूए ज़मीन पर ना मिले। आखिर मैं अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसके साथ क्यों चला आया? कमबख्त का पता भी तो मालूम ना हो सका। हम लोगों की जान लेने के लिए ये एक बेहतरीन साजिश थी, मगर साहब वो किसी तरह झूठा तो मालूम नहीं होता था। सब इंस्पेक्टर ने कहा। 22 साल से इस महकमे में झक नहीं मारता रहा दरोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने खुश्क लहजे में कहा। अभी आपका तजुर्बा ही कितना है? मैं 1 मील से मुजरिम की बू सूंघ लेता हूँ। अच्छा जी, शुरू ही से मशकूक था, आखिर वही हुआ जिसका खटका था, मगर ये किसी बहुत बड़े और मुनज़्ज़म गिरोह का काम मालूम होता है। अरे इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था। सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। वल्लाह बाल बाल बच गए, अलबत्ता बेचारा करण सिंह बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, कोतवाली इंचार्ज ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी इस हिमाकत का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सब चुप हो गए, अलबत्ता करण सिंह की कराहें अभी तक जारी थीं। गनीमत यही था कि गोली हड्डी को नुकसान पहुंचाए बगैर बाजू के गोश्त को छेदती हुई निकल गई। क्यों ना हम लोग फिर वहीं चले, इस तरह भाग निकलना तो ठीक नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पागल हुए हो? इंचार्ज बोला। हमारे पास 2 पिस्तौलों के अलावा और है ही क्या? उधर न जाने कितने हो, मेरा ख्याल है कि 15-20 से कम आदमी वहाँ ना होंगे। अजब हिमाकत हुई, सब इंस्पेक्टर आहिस्ता से बोला। So here is the chapter number 1 that is ended. So chapter number 2 is starting from here and that is सड़क पर जूता। ठीक है। दूसरी सुबह 6 बजे धर्मपुरा का जंगल मुसल्लह पुलिस के जूतों की आवाज़ों से गरज रहा था। कुर्बो जवार के देहातों में तकरीबन 300 आदमी शोबे में गिरफ्तार किए गए और उन पर बेतहाशा लाठियाँ और जूते बरसाए गए। उनमें से कई तो इतनी शिद्दत से पिटे कि उन्हें गश आ गया, लेकिन नतीजा सिफर, कोई ख़ास सुराग न मिल सका। आखिर 4-5 घंटों की मुसलसल जाँफशानी के बाद मामला महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द कर दिया गया। राजरूपनगर केस के शोहरत याफ्ता इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद कोतवाली पहुंच चुके थे। उन्हें वाक़यात का इल्म पहले से ही था, लेकिन उन्होंने कोतवाली इंचार्ज वगैरह के बयानात सुने और एक चक्कर धर्मपुरा के जंगलों में भी लगा आए। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब कोतवाली वापस आए तो कई चेहरे तंजिया अंदाज में उन पर मुस्करा रहे थे। फरीदी तो इस किस्म के वाक़यात को हंसकर टाल देता था। सार्जेंट हमीद ने नाक मुंह चढ़ाई। उसे उम्मीद थी कि फरीदी जल्द ही कोई सुराग लगाकर इस खफत से पीछा छुड़ा लेगा। खुद उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। सोचते सोचते दफतन उसकी आंखें चमक उठीं। इंस्पेक्टर साहब, उसने फरीदी को मुखातब करते हुए कहा, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। क्या मतलब? फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। मतलब क्या? वही मिसल है, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। अरे ला हौला वला। कहने का मतलब यह है कि मुल्ज़िम का सुराग मिल गया, हमीदी ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर शोभा है? फरीदी ने मुस्करा कर कहा। खैर वो तो पुरानी चीज़ है जी, मेरी पीठ ठोकी है, कहिए तो बताऊं। मुझे अफसोस है इस वक्त ठोकने की कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं। खैर तुम बताओ। मोटरसाइकिल? मुल्ज़म ने अपनी मोटरसाइकिल रात यहीं छोड़ी थी ना, हमीद ने कहा। बहुत देर में पहुँचे। मुझे सुबह को ही ख्याल आया था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल कतई ऐसी नहीं हो सकती जो उसका पता व निशान बता दे, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कोतवाली इंचार्ज के हमरा वहाँ पहुँचे जहाँ रात मुल्ज़िम ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी थी। मोटरसाइकिल अभी तक वहीं खड़ी थी। देखो मैंने कहता था, फरीदी ने कहा। नंबर की प्लेट निकाल ली गई है, लेकिन कंपनी का नंबर तो ज़रूर होगा, हमीद ने झुककर कहा। और ये भी रीत दिया गया है। अब रीत दिया गया है पता है क्या होता है? रीत दिया गया है मीन्स खुरच दिया गया है।
यानी किसी किसी खुरदरी चीज़ को लेकर ना उस प्लेट के ऊपर मारा गया और उससे स्क्रैच कर लिया गया, यानी वो नंबर जो था वो उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो रीत दिया गया है। ओके, फरीदी ने कह कहा लगा कर कहा। हमीद भी खिसियाना होकर हंसने लगा। हम लोग मेरे घामड़ ही नहीं हैं फरीदी साहब, कोतवाली इंचार्ज ने हंसकर कहा, पहले ही देखकर इत्मीनान कर चुके हैं। लेकिन ठहरिए, फरीदी ने ज़मीन पर कुछ देखते हुए कहा, आपने एक बात ना देखी होगी। क्या? यही कि कंपनी का नंबर यहीं कोतवाली में इसी जगह आज ही किसी वक्त साफ़ किया गया है। जी? कोतवाली इंचार्ज ने हैरत से दीदे फाड़ते हुए कहा। जी हाँ, ये देखिए, क्या आप ज़मीन पर लोहे की ये रीत नहीं देख रहे? उफ़ो, बड़ी गफलत हुई, कोतवाली इंचार्ज ने हाथ मलते हुए कहा। इन्हीं बारीकियों के लिए तो हम खाकसारों को तकलीफ़ दी जाती है, सार्जेंट हमीद ने तन कर सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन इससे क्या, मुलजिम बहरहाल अभी तक पर्दा राज में ही है, कोतवाली इंचार्ज ने झुंझला कर कहा। जी नहीं, बस ये समझिए कि अब वो हमारी जेब में रखा हुआ है, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। खैर, देखा जाएगा, न घोड़ा दूर न मैदान, कोतवाली इंचार्ज ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। सार्जेंट हमीद फॉक्स ट्रॉट की धुन में सीटी बजाने लगा। ये सीटी मुझे आती नहीं है, वरना तो मैं बजा देता। फॉक्स ट्रॉट, एक मिनट, थोड़ा यार इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फॉक्स ट्रॉट होता क्या है? यानी फॉक्स ट्रॉट की सीटी, सीटी को क्या कहते हैं यार? विसल, विसल, विसल। फॉक्स ट्रॉट विसल, फॉक्स ट्राउट विसल, फॉक्स ट्राउट विसल क्या होती है यार? ये कुछ होती है जी, इस तरह से। यार फॉक्स ट्राउट विसल ऐसी होती है। ये अब जिस तरह नजर समझ में आ रही है ना, ये जो आवाज आ रही है ना, ये फॉक्स ट्राउट विसल की। ठीक हो गया, चलिए, हमने फॉक्स ट्राउट विसल भी सुन लिया। तो सार्जेंट हमीद फॉक्स ट्राउट की धुन में सीटी बजाने लगा। वैसे यहाँ फॉक्स ट्रॉट लिखा हुआ है, तो ट्राउट शायद ना हो, ट्रॉट ही हो, ट्राउट ट्रॉट कहते हो, मुझे नहीं पता, बट फॉक्स ट्रॉट की धुन में सीटी बजाने लगा। ओके, फरीदी का जहन मुख्तलिफ किस्म की गुत्थियाँ सुलझाने में मसरूफ़ था। आखिरकार वो कोतवाली इंचार्ज को मुखातिब करके बोला, दारोगा जी, अब ये बात तो अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि मुलज़िम या मुलज़िमों की निशाना पर आप ही थे। क्यों, मैं ही क्यों? कोतवाल चौंक कर बोला। आपके बयान के मुताबिक रात 5 सब इंस्पेक्टर और 40 सिपाही ड्यूटी पर थे। उनमें से आप किसी को भी मुंतखब कर सकते थे, इसलिए उनमें से किसी एक को मार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जाहिर है कि धर्मपुरा कोतवाली ही के हल्के में, इसीलिए कत्ल वगैरह के सिलसिले में मौका वारदात पर आपका पहुंचना यकीनी हो सकता है। ओहो, इस बात का मुझे ख्याल ही न रहा, कोतवाली इंचार्ज ने बेचैनी से कहा। अब आप ये बताइए कि आपका शुबा किस पर है? भला मैं कैसे बताऊं? शहर का हर बदमाश मेरा दुश्मन हो सकता है, कोतवाली इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। बहरहाल आप हमें कोई मदद नहीं दे सकते, हमीद ने हंस कर कहा। हमीद साहब, मैं आपसे इस्तेदा करूँगा। हमीद, तुम चुप रहो, इंस्पेक्टर फरीदी ने हमीद को घूरते हुए कहा। हाँ दरोगा जी, क्या पीटर रोड के चौराहे के करीब कोई बस्ती भी है? हाँ, एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर, और उसका फासला वहाँ से तकरीबन 4 फरलांग का होगा। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त वहाँ जाकर मैं इस वक्त वहाँ जाकर तफ्तीश करूँगा। सो इंस्पेक्टर फरीदी ने कहा, लेकिन आपको वहाँ उस वक्त सिर्फ औरतें और बच्चे मिलेंगे, वहाँ के सारे मर्द तो यहीं हवालात में हैं। तब तो और भी अच्छा है, हमीद ने अपना निचला होंठ चाटते हुए कहा। और फरीदी ने उसे फिर घूर कर देखा और वह यक बेयक संजीदा हो गया। लेकिन ये संजीदगी इतनी मज़ाक़ खेज़ थी कि झुलाया हुआ कोतवाली इंचार्ज भी
मुस्कुराए बयान न रह सका। हमीद की बेवक्त की ज़रीफ़ाना हरकतें फरीदी को अक्सर बुरी तरह खल जाती थीं। इसी आदत की बिना पर फरीदी अमूमन कहा करता था कि वो ज़िंदगी भर एक अच्छा जासूस नहीं बन सकता। ओके, फरीदी को उसकी इस वक्त की बेतुकी बातों पर सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन चंद लम्हों के बाद उसका जहन फिर असल मकसद की तरफ आ गया। लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना होते वक्त फरीदी ने सब इंस्पेक्टर को भी साथ ले लिया, जो रात वाले हादसे में कोतवाली इंचार्ज के साथ था। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी की कार सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सब इंस्पेक्टर बोला। खुद आप भी होते तो उसकी हालत देखते हुए उसके बयान की सदाकत पर मोहर न लगाते हुए शुबा न करते। ये सब कुछ दुरुस्त है, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार सुलगाते हुए कहा, लेकिन मैं उसका सही पता निशान दरियाफ्त किए बगैर हरगिज इस तरफ न जाता। हैरत तो इस बात पर है कि सुधीर साहब ने भी रवानगी लिखने की जहमत गवारा न की। नहीं साहब, रवानगी तो लिखी गई थी, सब इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। दारोगा जी, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, क्या मैं इतना नहीं समझ सकता कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है? फरीदी ने बुरा समूह बनाकर कहा। खैर, ये कोई बात नहीं, आप ही नहीं, आपका महकमा यूँ भी हम लोगों के मुताल्लिक कोई अच्छी राय नहीं रखता, लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हैं कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई थी? उसका क्या सबूत है कि रोज़नामचे में इस नंबर का कोई कमरा है ही नहीं, और होटल का एक एक चप्पा पुलिस का देखा हुआ है। इस जैसे बदनाम होटल का नक्शा तो मेरे ख्याल में मामूली से मामूली कांस्टेबल के जहन में भी होगा, क्योंकि पुलिस मुतअद्दिद बार इस पर छापा मार चुकी है। असल वाक़या मुझसे सुनिए। आप लोग बगैर पूछगछ के मुलजिम के साथ चल पड़ते हैं। सुधीर साहब को इस गलती का एहसास हुआ। वापसी पर जब वो रवानगी लिखने बैठे तो घबराहट में कमरे का नंबर लिख गए। मैंने केस हाथ में लेने के बाद सबसे पहले रवानगी ही देखी थी। इस वक्त सुधीर साहब भी मौजूद थे। ग़ालिबन उस वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसके बाद थोड़ी देर कबल मुलजिम के हुलिये के लिए मुझे दोबारा रवानगी देखना पड़ी। आपको सुनकर हैरत होगी कि कमरे का पहला नंबर ब्लेड से खुरच कर उसकी जगह दूसरा नंबर लिख दिया गया था, जिसकी स्याही कागज़ खुरदरा हो जाने की वजह से फैल गई थी। दीदी खामोश हो गया और सार्जेंट हमीद हंसने लगा। साहब, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। वाकई आप लोग हमारे बारे में बहुत बुरे ख्यालात रखते हैं। सब इंस्पेक्टर ने झींप मिटाने की कोशिश की। हम लोग आप लोगों के बारे में बुरे ख्यालात रखने पर मजबूर हैं। आखिर कोई हद होती है। कोतवाली में रखी हुई मोटरसाइकिल का नंबर कोई रीत कर चला जाए और आप लोगों को खबर भी ना हो, वाकई ये चीज़ हैरत अंगेज़ ज़रूर है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। और इसी बिना पर मेरा ख्याल है कि कोतवाली का कोई फ़र्द सुधीर साहब की जान का दुश्मन है, या फिर उनके दुश्मनों से मिला हुआ है। कोई बाहर का आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। फरीदी ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन वो हो कौन सकता है, यही तो देखना है। कार लक्ष्मणपुर में दाखिल हो रही थी। वहाँ तकरीबन 2 घंटे की छानबीन करने के बाद कोई सुराग न मिल सका। अलबत्ता इतना ज़रूर मालूम हुआ कि वहाँ के लोगों ने फायरों की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन ये उनके लिए कोई नई बात न थी, क्योंकि आए दिन शिकारियों की बंदूकें चला करती थी। वापसी पर सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बताऊँ, वाकई हम लोगों ने सख्त गलती की कि मुलजिम का पता मालूम किए बगैर उसके साथ चल पड़े। और सही है कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अपने तक ही रखेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है? हमीद जल्दी से बोला। फरीदी खामोश था। उसकी निगाहें बार बार अंधेरे में भटक रही थी। उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था। दिन भर की दौड़ धूप के बावजूद भी कोई ख़ास नतीजा बरामद नहीं हुआ था। ये शायद पहला मौका था कि उसकी तफ्तीश का एक दिन इस तरह ज़ाया हो रहा था। अगर मैंने इसकी कोई ख़ास ज़रूरत न समझी तो इसे राज ही रखूँगा, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और नया सिगार सुलगा लिया। शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर खामोशी छा गई। कार की बरकी रोशनी तारीकी का सीना चीरती हुई तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। यकलाख्त के बाएं किनारे की झाड़ियों से 3-4 गीदड़ निकलकर सड़क पार करते हुए दाएं किनारे की झाड़ियों में घुस गए। उन्हीं से एक के मुंह में दबी हुई कोई चीज़ सड़क पर गिर पड़ी और तेज़ी से रौंदती हुई कार उसको आगे निकली जा रही थी कि फरीदी दफतन चीखा, हमीद रोको। कार एक झटके से रुक गई। क्या बात है? इंस्पेक्टर हैरत ज़दा लहजे में बोला। आइए आइए हमीद, मुझे टार्च देना, फरीदी ने कार से उतरते हुए कहा। टार्च की रोशनी सड़क पर पड़े हुए जूते के गिर्द दायरा बना रही थी। फरीदी ने जूते को उठाकर टार्च की रोशनी में देखना शुरू किया। जूता तो नया मालूम होता था, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? हमीद ने कहा।
ये उन्हीं गीदड़ों में से किसी एक के मुंह में दबा हुआ था। फरीदी जूते पर जमाए हाथ जमाए आहिस्ता से बोला। उसके जहन के ख्यालात का उसके जहन में ख्यालात का तार सा बन गया। आ, आ, इस तवील वक्फे से इस छोटे वक्फे से एक के बाद दीगरे न जाने कितने ख्यालात उसके दिमाग में आए। टार्च की रोशनी झाड़ियों से टार्च की रोशनी में वो झाड़ियों से उलझता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमीद और सब इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें उसके इस रवैये पर सख्त हैरत थी, लेकिन वो खामोश थे। दफतन फरीदी रुक गया। झाड़ियां हटाकर दूसरी तरफ कुछ देख रहा था। सब इंस्पेक्टर और हमीद भी रुक गए। थोड़ी देर बाद फरीदी मुड़कर बोला, दरोगा जी, आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन न जाने क्यों उस पर रिक्कत तारी हो गई, यानी खौफ तारी हो गया। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप इस वक्त इस जंगल में किसी जगह एक आदमी की टांग ज़मीन के अंदर निकली हुई देख लें तो आपका क्या हाल हो? गालिबन रूह कफ से हंसरी से प्रवास कर जाए। हमीद हंसकर बोला, अच्छा तो पहले तुम ही आओ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हमीद आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे लम्हे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से बुरी तरह से धकेल दिया हो। वो बुरी तरह कांप रहा था। ज़रूर भूत, हमीद हकलाने लगा। बस रुखसत हो गई सारी शरारत, फरीदी ने हंसकर कहा। आइए दरोगा जी, आप भी देखिए। जी जी जी। दरोगा जी हमीद की हालत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने, आइए मेरे साथ, फरीदी कहता हुआ झाड़ियों में घुस गया। हमीद और सब इंस्पेक्टर को भी तोहन करन साथ देना ही पड़ा। एक जगह थोड़ी खुदी हुई ज़मीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था। पतलून का पांचा कई जगह से फटा हुआ और उसके नंगे पाँव में लंबी लंबी खराशें थी। क्या समझे? फरीदी ने अपने खौफजदा साथियों की तरफ मुड़कर बोला। आ, दोनों खामोशी से उसका मुंह तकते रहे। ये जूता उसी पैर का है। गीदड़ों ने यहाँ की ज़मीन खोदी है। वो लाश की एक टांग निकाल पाए थे कि मोटर के शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। गालिबन वो उसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इससे जद्दोजहद में उनका जूता उतर गया और एक गीदड़ ले भागा। अरे भाई, यूं खड़े होकर मेरी सूरतें क्या देख रहे हो? जो बताइएगा वो किया जाए। सब इंस्पेक्टर अपने खुश होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। आओ मट्टी हटाकर इसे निकालें, फरीदी ने बैठते हुए कहा। हमीद, तुम तुम टार्च दिखाओ। फरीदी और सब इंस्पेक्टर ने मट्टी हटानी शुरू की। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो लाश को निकालने में कामयाब हो गए। अरे! सब इंस्पेक्टर चौंक कर पीछे हट गया। क्या बात है? फरीदी ने पूछा। ये वही है, खुदा की कसम वही है। सब इंस्पेक्टर बेख्तियार चीख उठा। वही जो हमें कल रात यहाँ लाया था। बहरहाल, फरीदी ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, बाज़ औक़ात मेरे हवाई कलम भी सच्चे साबित हो जाते हैं। मुझे शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। बड़ा अजीब वाक़या है, मेरी तो अकल चकरा कर रह गई है। सब इंस्पेक्टर परेशानी के लहजे में बोला। तकरीबन आधे घंटे के तीनों मुख्तलिफ ज़ावियों से लाश के मुतल्लिक इजहार ख्याल करते रहे। खैर, अब यहाँ इस तरह खड़े रहना भी ठीक नहीं है। आइए इसे उठाकर कार तक ले चलें, फरीदी ने सिगार एक तरफ फेंकते हुए कहा। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 एंड होता है और हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे। और अब तक हमने चैप्टर नंबर 2 तक ही पढ़ा है। सो इस को सुनिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इट्स मी दुआगो साइनिंग ऑफ, एंड आप लोग खुश रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।